खबर यह है कि भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त शदीद कशीदगी का शिकार हैं। कनाडा पहली आलमी ताकत बन गया जिसने सिखों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ एक प्रॉपर रिएक्शन दिया है और भारत की सिफारतकार को मुल्क बदर किया है, रॉ के एजेंट को यहाँ से निकाला है और तिजारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, अब आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी सैयद साहब इस चीज पर कमेंट कीजिएगा कि जो रिएक्शन दिया है कनाडा ने, बर वक्त दिया है और जिस तरीके से दिया है ये बिल्कुल ठीक था। और अगर हम दीगर ममालिक को भी देखें, अगर वो भी ऐसे इनिशिएटिव्स देना शुरू कर दें तो चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी, खित्ते में अमन कायम होगा। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं दो इसके अहम तरीन पहलुओं की जानिब आपकी निशानदही करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ अब कनाडा का भारत के साथ दो तरफा मामला नहीं रह गया है। इस अनाउंसमेंट से पहले जो कि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में की है, जो कैनेडियन वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडन, बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रेंच प्रेसिडेंट को एतमाद में लेने के बाद पार्लियामेंट में ये ऐलान किया। तो इसका बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है कि अब ये सिर्फ बायलैटरल मसला नहीं है कनाडा और भारत के दरमियान, बल्कि एक आलमी मसला बन चुका है। दूसरी बात ये कि इससे पहले भी भारत और कनाडा के दरमियान बहुत अहम जो एक्सचेंजेस हुए हैं उसका क्विकली इस मामले पे मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जो कैनेडियन हुक्काम हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बखूबी वाकिफ थी कि जो सिख रहनुमा हैं वो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के टारगेट पे हैं। और इसका सबूत ये है कि जो जिन सिख रहनुमा को हलाक किया गया है उनके वकील ने ये बताया है और कंफर्म किया है कि कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वार्न किया था इन सिख रहनुमा को कि आपकी जान को भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से खतरा है, तो आप एहतियात करें। अच्छा, और इन सबूतों की बेसिस पे जो कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया और भारत की इंटेलिजेंस चीफ और उनकी हुकूमत को के सामने वो सबूत पेश किए कि जिसके नतीजे में ये साबित होता है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी सिख रहनुमाओं के खिलाफ हमलों में कनाडा के अंदर मुलविस है और उनसे ताउन की अपील की, लेकिन भारत ने ताउन नहीं किया, जिसके नतीजे में जब उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनके इंटेलिजेंस चीफ वापस आए, उन्होंने अपने वजीर आजम को ब्रीफ किया, तो फिर उसके नतीजे में जो कैनेडियन वजीर आजम हैं उन्होंने अमेरिकी सदर, बरतानवी वजीर आजम और फ्रेंच प्रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस में लिया और फिर अपनी आवाम को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। अच्छा, इसमें सैयद साहब खारजा महाज पर अगर बात की जाए तो कितना गहरा डेंट है ये भारत के लिए कि इस तरीके से ये जो आपने बताया है कि इनको बाकायदा उन्होंने लूप में लेने के बाद ये रिएक्शन दिया है, ये कितना गहरा डेंट है भारत के लिए? जी, बहुत मैं समझता हूँ कि भारत की जो भी उसने गेन करने की कोशिश की थी अपने इमेज के हवाले से आलमी सतह पे G20 के इजलास के नतीजे में, उसकी हकीकत इस वाक़े के बाद और इस अनाउंसमेंट बाय द कैनेडियन वज़ीर आज़म के बाद आश्कार हो गई है, पहली बात। और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भारत की जो इंतहा पसंदाना और जो माइनॉरिटीज़ की हलाकतों के हवाले से जो पॉलिसी रही है अपने मुल्क के अंदर सिखों, दलित, क्रिश्चियंस और कश्मीरियों के हवाले से, अब दुनिया को इदराक हो रहा है कि ये एक आलमी मसला है, क्योंकि भारत अपने माइनॉरिटीज़ को दीगर ममालिक में भी हलाक करने की कोशिश कर रहा है, और इसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में आलमी बरादरी, आलमी ताकतें भारत की सोच और उसके रोल को देखेंगी और मैं समझता हूं कि जो आलमी ताकतें हैं वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू करेंगी। अच्छा, अली साहब एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ले लीजिएगा आप प्लीज। ये जो तहरीक है खालिस्तान, अगर हम इसके ऊपर रहें और बात करें इसी की, तो ये 1978 में समझ लीजिए जर्नैल सिंह से जब ये तहरीक शुरू होती है तो ये अब 2023 हरदीप सिंह तक जाकर, हरदीप सिंह निज्जर हैं वो जिन्हें जो है इस वक्त कत्ल किया गया है, जिनके वजह से पूरा मामला हुआ है,
ये 78 से शुरू हुआ, 84 में इसने एक बदतरीन शक्ल इख्तियार कर ली थी, जो कि इंडिया के मजालिम की, समझ लीजिए एक जलियांवाला बाग जो कि ब्रिटिशर ने किया था, उसे रिपीट कर दिया गया था इंडिया के अंदर 84 में जब ये हुआ। और इसके क्या मुहर्रिकात सामने आए, और ये जो तसलसल के साथ ये सिखों के साथ ये हो रहा है इंडिया में, स्पेसिफिकली मुसलमानों और सिखों को जो टारगेट किया जा रहा है, हम अगर सिखों पे बात करें तो ये क्या, ये एपिसोड्स के अंदर जो ये कर रहा है इंडिया इस वक्त, आलमी बरादरी इसे किस तरीके से देख रही है इस पस मंजर के साथ? बहुत अहम सवाल आपने किया। देखिए, मुख्तसरन में 3 पहलू उसके बता देता हूँ। पहली बात ये कि आपने खालिस्तान की तहरीक का हवाला दिया, तो देखिए पिछले 45 साल में ना सिर्फ खालिस्तान की तहरीक बल्कि 75 साल में कश्मीर की तहरीक अब सिर्फ जनूबी एशिया की तहरीकें नहीं हैं, ये आलमी तहरीकें बन चुकी हैं। जी सर, आप शायद ड्रॉप हो गई है, अभी इंतजार कर। जी जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीर की और खालिस्तान की तहरीकें अब आलमी तहरीकें बन चुकी हैं। और भारत का जो चेहरा है, जो उसकी पॉलिसी है नस्ल कुशी की, वो अब सिर्फ भारत और कश्मीर तक महदूद नहीं है, बल्कि वो कनाडा में और दीगर ममालिक में, इंडोनेशिया में, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में भी असैसिनेशंस कर दिया है। तो ये हकीकत अब दुनिया के सामने आ रही है कि भारत एक आलमी सलामती के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा और मसला है, और इसके हवाले से एक हकीकत पसंदाना अंदाज में आलमी बरादरी को अपनी पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत है। और इसको जो असलहे के अंबार वो लगा रहा है, और जो अक़वाम मुत्तहिदा का परमानेंट रुकन बनना चाहता है, सिक्योरिटी काउंसिल का न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है, मैं समझता हूँ आलमी बरादरी अब इन हक़ाइक़ की रोशनी में भारत को जो सिफारती सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मैं समझता हूं कि उसको भी उनको रिव्यू करना चाहिए और एक हकीकत पसंदाना अंदाज में भारत से। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। इस पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, अभी ये जो इकदाम उठाया है कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने, और बाकायदा बताया जा रहा है कि लूप में लिया गया है जो बाइडन को भी, ब्रिटिश प्रेसिडेंट को भी, फ्रेंच प्रेसिडेंट को भी, इस इनिशिएटिव को आप किस तरह देख रहे हैं और इसके असरात क्या होंगे अब? आई थिंक ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक तो बड़ी क्लियर बात होती है कि ये सफारतकार किलिंग ऑफ सिख लीडर जो कनाडा में मारा गया था, ये उसमें इन्वॉल्व है, और ये सारे जितने प्रूफ हासिल करने के बाद उन्होंने ये बाइडन को और इंग्लैंड को आपस में काफी कॉन्फ्लिक्ट लेके सीखी है। इट विल हैव लॉट ऑफ सीरियस डिप्लोमेटिक एंड ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडियन, इसलिए कि इस तरीके से इंडिया अपनी अक़लियतों के साथ कर रहे थे, वो मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, उसके बाद सिख मूवमेंट नेशनलिटी ज़्यादा आगे निकल चुकी है कि इंडिया की भी अब रात की नींद उड़ी हुई है कि किसी वक्त भी ये कहीं जाकर एक फैसला करें, अनाउंस कर लें कि खालिस्तान की मूवमेंट का और आज़ाद खालिस्तान का, और जिसके बाद एक बहुत बड़ी राइटिंग ऑन द वॉल होगी कि इंडिया की इज्जत बिखरे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद कश्मीरी भी खड़े हो जाएंगे। फिर आपके सामने एंटीलेट मूवमेंट्स हैं, नागा, मीज़ो, असामी, ये सारे हैं, वो खड़े हो रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत गलती की है कि इंग्लैंड में एक सिख लीडर को जिस तरीके से मारा गया है, और उसके सारे गाने बने जाके इंडियन। अच्छा, इससे पहले ब्रिगेडियर साहब, जो कुछ भारत ने कश्मीर में किया उस पर हम भी आवाज़ उठाते रहे हैं, सारी दुनिया ने भारत का वो चेहरा देखा है। अभी जबकि आलमी ताकतें भी इसके खिलाफ अब बात करना शुरू हो गई कि भारतीय जुल्म को रुकना चाहिए, जो इदारे हैं इंसानी हकूक के, या फिर इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, इस वाक़े के बाद या इस रिएक्शन के बाद क्या वो भी अब कुछ करेगा, या फिर पहले की तरह खामोशी ही होगी? देखिए, मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज आपको पता है कि अमेरिका की और इंडिया के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। दे नीड बैडली इंडिया अगेंस्ट चाइना और अगेंस्ट पाकिस्तान के वसीक इकोनॉमिक तरक्की न कर सकें, जिसकी वजह से वो दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। वरना ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एमनेस्टी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। अभी जो मणिपुर में किया क्रिश्चियन के खिलाफ जो यूनियन ने आवाज उठाई है, लाइकवाइज जो वहाँ पर वो कर रहे हैं सिखों के खिलाफ, अब ये एक बड़ी एक इंटरनेशनल मूवमेंट बन गई है। ये सबसे बड़ा थ्रेट है, और इंडिया आई थिंक इसके लिए बहुत ही बैकवर्ड। G20 में ये ट्रूडो ने वहाँ भी बात की थी, और इसलिए आपको याद हो जब पहले लास्ट टाइम ट्रूडो गए थे तो बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने उनके विजिट को, और लेकिन वो ही इज अ वेरी गुड पर्सन। जो ये ट्रूडो है, ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर और केस होने बारे में, चाहे मुसलमान हो या सिख हो, दे ही टेक स्टैंड एंड दैट वाज ही रिकॉग्नाइज्ड। मेरे ख्याल में
इस स्टेज के ऊपर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, इनकी साख को फर्क पड़ेगा, इंटरनेशनल रिलेशन को फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है ब्रिगेडियर साहब, उन्हें धचका लग रहा है, साख भी खराब हो रही है। अली साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी इसी का जिक्र किया कि जो एक स्वस्थ भारत नाम की कैंपेन मोदी साहब के आने के बाद चली कि भारत का जो है एक साफ शफाफ चेहरा, इसके पीछे जो घिनौनापन है अगर उसकी बात की जाए तो उसमें नक्सली भी हैं, उसके अंदर तमिलनाडु के बागी भी हैं, उसके अंदर जो है वो खालिस्तानी भी हैं, और ये बागी वो कहते हैं उनको, और काफ़ी तहरीकें हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं। फिर कश्मीर की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर भी उनके मजालिम बेतहाशा हैं, जिसे कवर करने के लिए कश्मीर फाइल जैसी मूवीज़ बनाते हैं, वो एक प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाते हैं, जिसे इंडिया के अंदर इंडियंस भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब अगर इस सारे सिनेरियो को देखा जाए अली साहब, तो इंडिया की ये स्वस्थ भारत वाली जो एक इमेज थी जो कि मोदी साहब ने बनाई थी, ये किस हद तक डैमेज हो रही है, या बल्कि डैमेज क्या, ये रिवर्ट कैसे हो रही है, हकीकत की तरफ आते हुए आपको नजर आ रही है ये? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, लेकिन इसमें सबसे जो अहम पहलू है वो ये है, देखें पाकिस्तान तो बहुत अरसे से 75 साल से भारत की जो इंतहा पसंदाना सोच है और नस्ल कुशी की पॉलिसी है उसको दुनिया के सामने उठाता रहा है। लेकिन अब मैं इसको पाकिस्तान की किसी हद तक सिफारतकारी की कामयाबी भी समझता हूँ कि अब जो पाकिस्तान को तशवीश थी, जो पाकिस्तान का बयानिया था, वो अब कनाडा के वजीर आजम का बयानिया बन चुका है। वो उसी तशवीश की झलक आपको मैं बताना चाहता हूं कि व्हाइट हाउस ने अभी जो बयान जारी किया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान के जरिए, उसके अल्फाज ये हैं कि इस सिख लीडर की किलिंग को इन्वेस्टिगेट करना क्रिटिकल है और दोज रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो ये जो बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने दी है, मैं समझता हूँ भारत इसको इग्नोर नहीं कर सकता। और इसमें वो तशवीश झलक रही है जिसकी पाकिस्तान और कश्मीरी ख्वाहिश करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ भारत की जो असलियत है वो आलमी बरादरी पे आश्कार हो रही है कि हम भारत की चीन के खिलाफ सिक्योरिटी कमिटमेंट को ओवर एस्टिमेट ना करें और उसकी इंतहा पसंदाना सोच और मिजाज को इग्नोर ना करें, क्योंकि अब ये सोच जो है खुद हमारे घरों, हमारे मुल्क, बिल्कुल ये सोच जो है वो अब गालिबन इंडिया के हाथ से भी जो है वो अली साहब निकलती जा रही है। आप हमारे साथ थे और बड़े अहम मौजू के ऊपर आपने अपनी राय भी दी और हमें हकाइक से भी जो है वो आगाह किया। और सहरिश अगर ये देखा जाए तो आपको पता चलेगा ये जो अखंड भारत की जो सोच निकली है ना कि हम पुराने भारत की तरफ दोबारा जाएंगे, जो कि हज़ारों साल पुराना था, कुछ 6-7 हज़ार साल इन्होंने गिनवा दिए हैं, इस सोच के साथ मोदी ने बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमिज्म को जो है वो बढ़ावा दे दिया है। उन्हीं को नुकसान हुआ है और भारत को नुकसान हुआ है। और एनी हाउ खैर देखते हैं कि अब आलमी बरादरी मजीद इस पर क्या रिएक्शन देती है, क्योंकि वही बात हो रही है जो पाकिस्तान करता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।